वोट लेते वक्त तो आप संविधान दिखा रहे थे खतरे में है, वोट लेते वक्त आप दलितों मुसलमानों एक हो जाओ कह रहे थे। आज जब दलित की हत्या हो गई, मुसलमान की हत्या हो गई, एक ही शहर में हो गई, एक ही जगह हो गई, तो राहुल गांधी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव जी कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल तो बना ही हुआ आज भी कि भाई आखिर ऐसा क्यों। अब आप कहेंगे कि मुसलमान ओवैसी को क्यों वोट देता है, दलित चंद्रशेखर को क्यों वोट देता है या बहन जी को क्यों देता है। ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप खुद अपने कामों से ये साबित कर रहे हैं कि हम आपके नेता नहीं हैं, आप तो सिर्फ वोट हमसे ठग रहे हैं। इसका मतलब अगर वाकई आप हमारे नेता हैं तो कठिनाई में आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। आप खड़े हो नहीं रहे, तो खड़े होने के लिए अगर गुलाम सरवर ही बचेंगे मुसलमान में, अगर शाहिद रंगरेज ही जाएंगे अपने समाज को बचाने, तो फिर अखिलेश यादव जी से हमारा क्या लेने देना। वोट दिया है ना, देखिए 96% मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, नो डाउट, हमें पता है। मैं तो झेल रहा था, मैं तो जेडीयू का प्रचार कर रहा था, किन विपरीत परिस्थितियों में मैं प्रचार कर रहा होगा आप भी समझ सकते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बिहार के जितने पदाधिकारी थे वो नीतीश कुमार के साथ थे। हम लोगों ने झेला, हमें पता है मुसलमानों का मिजाज। तो मुसलमानों की बड़ी आबादी ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, लेकिन अब बताएं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, हो गया फिर इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जगह पे। केजरीवाल जेल जाने और छूटने में लगे हुए हैं, वो अपना बचा रहे हैं, वो अपना बचा रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने की तैयारी में है, कोई अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में लग गए हैं, और हम हैं कि बस मार खा रहे हैं, हर चौराहे पे पिट रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है। तो ये मुद्दा हमारा है और कल अलीगढ़ जाकर भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे और डीएम अलीगढ़ के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे। देखिए, उसको तो हम हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी है, मुस्लिम बिल्डरों से मैंने अभी लगातार अपील कर रखी है, अगर आप मुस्लिम हैं तो पहली बात आपको गैर कानूनी जगह पर मकान ही नहीं बनाना चाहिए। इस्लाम तो इस बात की अनुमति नहीं देता ना कि कहीं भी किसी ज़मीन पे झुग्गी खड़ा कर लें आप। कोई भी गैर कानूनी तामीर, इलीगल कंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं है। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं तो यह मत रोइए कि मेरे तोड़ दिया गया, बल्कि पहले आप ये बताइए कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों किया। बिल्डर से भी मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आपका फ्लैट हिंदू खरीदे या मुस्लिम खरीदे, लेकिन बेचने वाले आप मुसलमान अगर हैं तो इस्लाम का संदेश ये है कि वो ज़मीन सही हो, एमसीडी का पूरा अप्रूवल हो, डीडीए यानी हर तरह के एनओसी आपके पास हो, ताकि भविष्य में उस फ्लैट के खरीदने वाले को कोई कष्ट नहीं हो। ये तरीका आप अपनाइए। तरीका अगर गलत अपनाएंगे तो अंजाम तो ये होगा। लेकिन साथ ही साथ बुलडोजर डेमोक्रेसी को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके और भी वैकल्पिक रास्ते हैं, सरकार को उन रास्तों को अपनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, अब मैं फिर वही तो बात दोहरा रहा हूँ कि अवैध निर्माण बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। ऊपर से मस्जिद भी आप बना रहे हैं, अकबर नगर में भी मस्जिद मदरसा सब आपने बना लिया। क्यों आपने बनाया? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं क्या जो आप चैलेंज कर सकें सरकार को? आज हम जिस जगह बैठे हैं, अगर ये जगह ही गलत है, बिल्डर ने गलती हमें दे दिया, तो गलती बिल्डर की है, सरकार की नहीं है। गलती ज़मीन बेचने वालों की है, सरकार की नहीं है। जैसे खोरी गांव में बुलडोज़र चला, सारे डीलर बेचकर निकल गए, डीलर का कोई अता पता नहीं। मैं जब मौके पर गया खोरी गांव, तो लोग के पास कागज़ नाम की चीज़ ही नहीं थी, और अगर किसी के पास था तो उल्टा सीधा एग्रीमेंट से लेटर, ये कोई कागज़ नहीं होता है। कम से कम एक जेन्युइन जो विल होता है, एक सेल एग्रीमेंट के साथ क्या कहते हैं जीपीए होता है, एक जो प्रोसेस जो वैलिड प्रोसेस है, कम से कम उसमें आपको जाना चाहिए, ताकि भविष्य में आपके बच्चों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। मोर्चा का हमेशा मानना है कि कानून का राज स्थापित कीजिए, एमसीडी को धोखा मत दीजिए। एमसीडी के अफसरान भी लूट रहे हैं, बिल्डरान भी लूट रहे हैं, मर रहा प्लॉट खरीदने वाला। भाई ये काम नहीं होना चाहिए। क्यों हम अफसर को रिश्वत देंगे? क्यों हम गलत प्लॉट पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे? न डीडीए को रिश्वत दीजिए, न एमसीडी को रिश्वत दीजिए, और ना आप गलत कीजिए। अगर आप सही करेंगे, खरीदार ऑटोमेटिक सुख चैन से वहां रहेगा। दिल्ली का कोई भी इलाका हो या भारत का कोई भी इलाका हो, ज़मीन खरीदने से पहले, फ्लैट लेने से पहले तमाम लोगों से मेरी विनती है, कागज़ की छानबीन ज़रूर करें, एनओसी ज़रूर देखें, नक्शा पास है या नहीं है ये ज़रूर देखें। हाँ, दिल्ली में कुछ कॉलोनियाँ ऐसी बस गई हैं जो सरकार खुद विचार कर रही है कि उसको कैसे ऑथराइज किया जाए, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हालांकि बसा वो भी गैर कानूनी ढंग से, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसे
मैंने लीगल कहना भी शुरू कर दिया है और बहुत सारी सुविधाएं देनी भी शुरू कर दी है, और वो कॉलोनियाँ शायद कुछ दिनों में लीगल हो भी जाएंगी। तो वो सरकार की अपनी पॉलिसी है, उसमें कोई इंटरफेयर हम जैसे लोग नहीं, कोई नहीं कर सकता। सरकार पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, तो वो पॉलिसी बनाए। हाँ, हम विनती कर सकते हैं, हम कुछ मशवरे दे सकते हैं सरकार को कि ऐसी पॉलिसी आप बनाइए जो जनहित में है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी बनाने के लिए तो हम चुनकर भेजते ही हैं भाई। हम अपने विधायक को, सांसद को वोट इसीलिए तो देते हैं कि वो जाएंगे पॉलिसी बनाएंगे। अब वो पॉलिसी वहाँ बनाते हैं। तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और इल्लीगल ज़मीनों की ख़रीदारी बंद होनी चाहिए, और सरकार से विनती है कि आप बजाय बुलडोज़र के इसके और कोई रास्ते वैकल्पिक निकालें। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ और कैमरे पर दोहराता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से देश के अल्पसंख्यक, मैं चमचों की बात नहीं करता हूँ, होंगे किसी पार्टी में कोई चमचे जो गलत रिपोर्ट दे रहे होंगे, मैं धरातल पर काम करता हूँ। मैं हेला, चमेला, हलालखोर, नट, ललबेगी, मीरासी, मिर्शिकार, धोबी, नाई, क्या कहते हैं, रंगरेज, और इस तरह की जो बिरादरियां हैं जो बिल्कुल डिप्रेस कास्ट हैं, जो हाशिए पर खड़ी हैं, मैं उनके झुग्गियों में जाकर देखता हूं, मैं उनके घरों में जाकर देखता हूं, मैं उनके मोहल्लों में मीटिंग करता हूं, मैं उनका सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस नोट करता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों की बड़ी संख्या को मौजूदा सरकार पर भरोसा कम होता जा रहा है, और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं। भरोसा का होना जरूरी है, क्योंकि भरोसा अगर डगमगाता है तो इसका मतलब भविष्य डगमगाता है। भरोसा से भविष्य का सीधा संबंध होता है। और भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है तो जहां आप 20 करोड़ यानी सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी को अगर किसी सोची समझी साजिश के तहत डराकर धमकाकर हाशिए पर रखने की कोशिश करेंगे तो देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। इसलिए मेरी विनती है प्रधानमंत्री जी से कि इनको मुख्य धारा से जोड़ने के जितने भी उपाय हो वो किए जाएं, और वो जो फ्रेम में लोग आते हैं उपद्रवी, उनको किसी भी कीमत पर न बख्शा जाए, और साथ ही संदेश दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ठोक दो, बुलडोजर चला दो। कथित तौर पर गौमांस के अफवाह पर भी बुलडोजर चल रहा है। कथित तौर पर योगी जी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, उस पर भी बुलडोजर चला है। तो क्या इन बेलगाम हत्यारों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? और अगर नहीं चलेगा तो भारत का मुसलमान क्या समझेगा? सिंपल सा लॉजिक है। जो 2 क्लास 4 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वो भी 2 और 2 4 बताता है, 2 और 2 5 और 6 नहीं होता है। यदि एक समुदाय को बात बात पर आप बुलडोज करेंगे और दूसरे समुदाय के उपद्रव पर भी आप उसे छोड़ देंगे तो संदेश क्या जाएगा, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं। भारत का मुसलमान धीरे धीरे इस बात को देख रहा है। मुझे लगता है भारत के प्रबुद्ध नागरिक भी देख रहे हैं, प्रबुद्ध नागरिक बोल भी रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा था, तो क्यों इस महान सेवक के प्रयास को आप नकार रहे हैं? इस देश का अल्पसंख्यक और विशेषकर पसमानदा मुसलमान, कपड़ा बुनने वाला काम भारत का पसमानदा मुसलमान, रुई धुलने का काम भारत का पसमानदा मुसलमान, कपड़ा काटने का काम भारत का पसमानदा मुसलमान, रंगने का काम पसमानदा मुसलमान, टायर पंचर बनाने का काम पसमानदा मुसलमान, सब्जी बेचने का काम, फल बेचने का काम, मीट मच्छी बेचने का काम, दूध बेचने का काम, पशुपालन का काम और सफाई का काम। वाराणसी जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, वहाँ सफाई कर्मी जो वहाँ के नगर निगम में हैं उनकी लिस्ट निकालिए। वहाँ हेला बिरादरी और हलालखोर बिरादरी की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो सफाई कर्मचारी ऑन रिकॉर्ड हैं। और जिस दिल्ली में बैठकर मैं बात कर रहा हूँ, इस दिल्ली में तमाम मकानों में सुबह सुबह जो कूड़ा लेने आते हैं, 50 लड़कों का इंटरव्यू मैं ले रखा हूँ, वो सारे मुसलमान लड़के हैं। तो कूड़ा भी हम बिन रहे हैं, सड़क भी हम साफ कर रहे हैं, नाला भी हम साफ कर रहे हैं, हम आपके घर फल पहुंचा रहे हैं, सब्जी पहुंचा रहे हैं, मीट मच्छी पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, हम आपका टायर पंचर बना रहे हैं। करोड़ों की गाड़ी से आप चलते हैं, अगर आपका टायर पंचर हो जाए और टायर पंचर बनाने वाला अब्दुल हड़ताल पर चला जाए तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। आज तक भारत के इतिहास में कोई टायर पंचर बनाने वाला हड़ताल पर नहीं गया। हम इस देश के महान सेवक हैं और आप हमारे लिए कोई योजना नहीं, हमारे साथ भेदभाव, हमारे
प्रयास को नकारा जा रहा। तो प्रधानमंत्री जी से पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैं बधाई देते हुए ये अपील करता हूँ कि आप पसमानदा मुसलमानों के प्रयास को सकारात्मक ढंग से लें और कैसे इनको मुख्यधारा से जोड़ा जाए इसके लिए योजना बनाएं। और साथ ही साथ फिर वो डिमांड कि भीड़ तंत्र में बेलगाम भीड़ तंत्र पर लगाम लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो फ्रेम में आया, चाहे वो मार रहा हो या ना मार रहा हो, उसने बचाया क्यों नहीं, ये भी जो है ऑफेंस है, ये भी जुर्म है। कहीं ना कहीं उस भीड़ का वो पार्ट था। सब पर एक धारा लगाई जाए और मुकदमा हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का जो है राशि आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए। मुस्लिम संगठन जितने भी हैं, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, मशावरत हो, ये आपसी लड़ाई में भी बुरी तरह उलझे हुए हैं और इस तरह के संगीन मामलों पर चुप्पी साधे रहते हैं। कभी कभी ज़्यादा दबाव बनता है। जब उत्तरकाशी वाले मामले में हमने हंगामा खड़ा किया था, तब जमीयत उलमा हिंद ने 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। देखते रहिएगा, हो सकता है 1 घंटे बाद उनका ऐलान हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये तरीक़ा सर ठीक नहीं है। चाहे आप जमीयत उलमा हिंद के हों, चाहे जमात इस्लामी हिंद को हों, चाहे जमीयत अहले हदीस के हों या उलमा मशाइख बोर्ड के हों, चाहे रज़ा एकेडमी के हों, चाहे आप किसी भी तंजीम के हो, आपका नैतिक कर्तव्य मजहबी काम जिम्मेदारी है और इंसानी जिम्मेदारी कि इस तरह के कत्ल पर आप बोलें, सरकार को घेरें, सरकार से इंसाफ की गुहार लगाएं और बर वक्त ये काम करें, किसी से कंपटीशन करके ये काम न करें। आपकी चुप्पी भी इनडायरेक्टली इस तरह के मुजरिमों की हौसला अफजाई करती है और मुजरिम ये समझता है कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, मुस्लिम तंजीम भी कुछ बोल ही नहीं रहा है, राजनेता कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो चलो ये तो हमको मिल गया एक खुराक, मियाँ को मारो। और एक प्रचलन और देश के बहुसंख्यक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, हिंदू भाइयों से, कि जो लोग गाली गलौज करते हैं अल्पसंख्यकों को, जो लोग मारने पीटने और काटने की बात करते हैं, उनको आप सर पर चढ़ाते हैं, उनको आप राजनेता बनाते हैं, उनको आप हीरो बनाते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। गाली देने वाला चाहे वो किसी मुस्लिम को गाली दे, हिंदू को गाली दे, सिख को गाली दे, ईसाई को गाली दे, पारसी को गाली दे, जैन को गाली दे, बौद्ध को गाली दे, वो गालीबाज है। मारने पीटने वाला हत्यारा किसी की भी हत्या करे वो हत्यारा है, बलात्कारी बलात्कारी है, चोर चोर है। आप अगर वो आपके समाज का है और वो मुसलमानों को, दलितों को, किसी को भी गाली गलौज करता है तो उसे आप नेता और हीरो बनाते हैं। ये प्रचलन भी देश में रुकना चाहिए। ये भी कोई अच्छी बात देश के लिए नहीं है। इतनी सी बात आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचानी थी। आखिरी में फिर प्रधानमंत्री जी से विनती है कि अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में आप भारत के माइनॉरिटी को भी शामिल करें। यदि आपने ये ऐतिहासिक कदम उठाया तो भारत का अल्पसंख्यक, एक अफवाह है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, शायद ये अफवाह जो है वो बल नहीं पकड़ेगा। इस बार भी वोट देने का इरादा बहुत सारे मुसलमानों ने कर रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से आपके कुछ नेता और स्वयं आप भी ऐसे ऐसे बयान देने लगते हैं कि माहौल बनता बनता भी बिगड़ जाता है। सो इन तमाम बातों पर देश में विराम लगना चाहिए और सौहार्द का वातावरण और आपका जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको आप चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ें। देश इस इंतज़ार में है, देश का अल्पसंख्यक इस इंतज़ार में है। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आप